हाँ देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस कोई नई नहीं है। आज़ादी के बाद में तो वो शुरू ही हो गई थी, क्योंकि वो दस्तूर का हिस्सा है और दस्तूर के हिसाब से उस पर अमल करना नहीं करना ये सरकार के अख्तियार की बात है। मगर एक बहुत बड़ी गलतफहमी यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये है, गोया कि ये बावर किया जाता है सियासी रीज़न के लिए। उसके वजह है कि गोया कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है शरीयत का लॉ हटाया जाएगा, मुसलमानों को उससे बेदखल किया जाएगा। ये भी मुमकिन है, मगर सिर्फ मुसलमानों का क्या। पहली बात तो ये बता दूं कि ये अभी जो नोटिफिकेशन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का लॉ कमीशन से आया है, 22वां लॉ कमीशन है। इसने आनन फानन में नोटिस तो निकाल दी, 1 महीने का वक्फा दिया कि 1 महीने के अंदर आप अपने ऑब्जेक्शन और सजेशन दे दीजिए। इसकी वजाहत नहीं कि किस पर देना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कहते हैं। आप अगर वो मंतिक से देखेंगे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नाम है, किसी कोड का नाम हो सकता है। उसकी शक्ल क्या है, उसकी सूरत क्या है, उसमें क्या लिखा है, उसमें क्या तफसीलात हैं, ये तो उसमें कोई भी उसमें तफसील नहीं था। और उन्होंने कहा कि भाई आप अरे सजेशन दे तो किस पर दें। अच्छा, ये तो 22वां लॉ कमीशन है। 21वां लॉ कमीशन था जो पिछले बारी का लॉ कमीशन, उस कमीशन का एक जवाब आ गया सरकार के पास है। और वो कमीशन कहता है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में यहाँ कई धर्म हैं, कि कई कल्चर हैं, कई किस्म के लोग और उनकी भाषाएं हैं। ऐसे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो मुमकिन नहीं, अनडिज़ायरेबल उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और ये कहा कि अभी आने वाले 10 सालों तक इस पर बात ना की जाए। और उन्होंने एक पेपर लिखा है पूरा तफसीली इस पर। होता ये है कि ये पेपर जब सरकार के पास जाता है, वो पूरी तफसीली रिपोर्ट सरकार को रिपोर्ट पर अपनी रिपोर्ट देनी होती है कि 21वीं लॉ कमीशन ने ये कहा था, उसकी रोशनी में हम ये स्टेप ले रहे हैं। उसका कहीं भी जिक्र नहीं 21वीं लॉ कमीशन का। 22वां लॉ कमीशन सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालता है कि अब ये जो लॉ कमीशन है ये सियासी आकाओं का गेम खेल रहा है। उसकी वजह साफ है, आप उसका मसौदा तो दे नहीं रहे हैं और इतने कॉम्प्लेक्स इशू जो इतना मुमकिन नहीं 1 महीने में उस पर कोई लोग उसकी ये दे। और पहली बात तो मसौदा नहीं है और उसको आप कह रहे हैं कि 1 महीने के अंदर आप जवाब दे दें, तो ये तो जो है अपने आकाओं का खेल खेलने की बात हुई। दूसरा, अब देखिए जब बहस छिड़ने लगी तो उसके बाद में ये हुआ कि कई जो जमातें थी और कबायली लोग थे और उन लोगों ने अप्रोच होना शुरू हो गया। तो एक स्टेटमेंट हमारे होम मिनिस्टर जनाब उनका आ जाता है, शाह साहब का, अमित शाह का, और वो ये कहते हैं कि कबायलों को और क्रिश्चियनों को इससे बाहर रखा जाएगा। अब ये जो बात कर रहे हैं इनको पता नहीं दस्तूर की तमीज़ है कि नहीं। यूनिफॉर्म किसको कहते हैं? एक कानून होगा हिंदुस्तान में, वो हिंदुस्तान के हर शहरी पर लागू होगा। अब कश्मीर में 370 था, इनके मैनिफेस्टो में था कि हम अगर पावर में आएंगे तो 370 ख़त्म कर देंगे, ख़त्म कर दिया इन्होंने। अब वहाँ भी जो इनका दोगलापन सामने आता है, 370 अगर ख़त्म कर रहे हैं, 370(1), 370(2), 300, ये जो कबायली इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट के, बल्कि 370 यहाँ भी लागू है महाराष्ट्र में, इनको भी ख़त्म करना होगा। उस पर ये बात नहीं करते हैं। और एंड डिबेट के दरमियान में ये कहते हैं कि हम क्रिश्चियनों को, कबायलियों को इसके बाहर रखेंगे। फिर जब उनको बाहर रखेंगे तो अंदर किसको रखेंगे? अच्छा, दूसरी बहस ये है कि जो रियायतें दी गई हैं लॉ के हिसाब से, हिंदू कोड बिल में जो है अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का एक कानून है जिसमें टैक्स एग्जम्पशन है, वो जाएगा क्या? ये बहस में नहीं ला रहे हैं। अगर ये जिस दिन बहस में लाएंगे तो वो पूरा हिंदू समाज जो है वो चढ़ जाएगा, वो उसको बहस में नहीं लाते हैं। अब इस तरह की बेतुकी बातें की करने के 2 कानून नहीं चलेंगे मुल्क में। उनसे मुराद ये है
कि एक कानून हिंदुस्तान में जो है वो मैरिज रजिस्ट्रेशन का कानून जो सिविल ये है उससे ताल्लुक, पर्सनल लॉ क्यों चलेगा? उनका इशारा ये था, 2 कानून नहीं कई कानून हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो मंजूर कर लिया है, वो सभी के लिए एक जैसा है। सिविल लॉ भी आप देखेंगे तो शादी, तलाक, विरासत, ये 3 एलिमेंट छोड़कर सिविल लॉ सब जगह यूनिफॉर्म है। तो इस पर ही क्यों अटैक? 3 तलाक का तो आपने कर लिया, कोर्ट ने जिस तरीके से उसको हैंडल किया है वो भी एक डिबेट का हिस्सा है, वो बाद में करेंगे क्योंकि उसके लिए अभी इतना वक्त नहीं है। मगर ये 3 चीज़ें छोड़कर बाकी सिविल लॉ तो यूनिफॉर्म है सब शहरियों के लिए हिंदुस्तान के। क्यों मुसलमानों पर? ये सिर्फ सियासी खेल है। ये खेल खेलकर वो हिंदू मोबिलाइजेशन सियासत की कर रहे हैं ताकि 2024 का इलेक्शन वो इसी बुनियाद पर जीते। नए नए शेषा छोड़ते हैं। आज देख रहे हैं आप, मणिपुर का इतना बड़ा हिस्सा ये चल रहा है, बवाल चल रहा है, उसको और डाइल्यूट करने के नए नए कुछ तो निकालते रहते हैं। आज जो अहमदिया का निकाला है उन्होंने, अहमदिया तबके का, ताकि लोग आए, डिबेट करें, टीवी पर बैठे और उस पर उनको कुछ नहीं करना है, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करना है और हिंदुओं को जो है वो मुसलमानों के खिलाफ करना है। जो हमारी संस्कृति है भारत की, हमारे हजारों सालों का जो इतिहास है, उसको तोड़ मरोड़ कर ये हिंदुस्तानी समाज को कई टुकड़ों में बांटने की ये साजिश है। इससे मैं कहूँगा इतना ही कि न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे तमाम हिंदू भाई इस डिज़ाइन को समझे। सबसे अव्वलीन ये है, चाहे मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, बुद्ध, कोई भी, हम सब ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान एक रहे, वो टुकड़ों में बटा हुआ ना रहे। हम एक ताकतवर मुल्क के लिए हम आगे कोशिश करते रहे और हम एकजुट रहे। और इनकी जितनी सियासत है ये 10 साल में चली है, वो हमारे समाज को तोड़ने की, हमको कमज़ोर करने की, बतौर मुल्क कमज़ोर करने की चल रही है और ये चलने देना नहीं है हमें। इसलिए शोषा यूनिफॉर्म सिविल कोड का वगैरह इसमें कोई दम नहीं है। कानूनी तौर पर संविधान को अगर देखेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हिंदुस्तान में फिट हो ही नहीं सकता। ये आखिरी बात है, ये नुक्ता है। तो हमें उस पर जोश में आकर एहतजाज वगैरह करना ये नहीं करना चाहिए, ताकि होगा ये कि वो आरएसएस का या बीजेपी का जो डिज़ाइन है वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए खामोश बैठिए, लाने दीजिए पार्लियामेंट में, देखते हैं क्या लाते हैं वो। जब लाएंगे तो सब पोल खुल जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ वो पर्सनल लॉ पर अगर अटैक करना चाहते हैं तो फिर बाद में देखा जाएगा। फिर तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी जागरूक है और दूसरे भी। अभी सब सिखों ने वगैरह सब ने कहा है हम यूनिफॉर्म सिविल कोड सपोर्ट नहीं करेंगे। सियासी गेम जो चलता है चलने दीजिए, उस पर हमको ये नहीं करना है, मगर हमको ज़रा होश के साथ में ठंडे दिमाग से रहकर ही इसको अप्रोच होना है। इश्तियाल अंगेजी किसी काम की नहीं, नुकसानदेह साबित है। इस बिल से केवल मुसलमानों को डराना धमकाने का तरीका वो अपनाया जा रहा है सियासी तबके के लोग। नहीं, मैं डराना धमकाना तो नहीं समझता इसको। डराना क्या है? ये तो 47 से चला आ रहा है। डरना क्या है? इसको डराने के लिए नहीं, ये लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो डराने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसको समझिएगा आप। ये सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदू वोट बैंक को यकजा रखने की कोशिश है ये, और मुसलमानों को अलग कर देने की कोशिश है। मगर ये बहुत बड़े पैमाने पर बैकफायर कर जाए, इनके खिलाफ चला जाएगा। और मैं एक बता दूं मैं आपको, मुझे अभी भी यकीन है, हो सकता है पता नहीं गलत भी हो, मगर मैं ये कह रहा हूँ इनमें ताकत नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की। अगर ये तरीके से करना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए लाकर ये करना चाहते हैं, ये बहुत बुरी तरीके से बैकफायर कर जाएगा इनके ऊपर। और इसके लिए नॉन मुस्लिम जो भी तंजीमें हैं, जमातें हैं, जैसे सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, वो हमारे साथ खड़ी हुई हैं इस वक्त। तो ये सभी के लिए होगा ना, भारत सभी के लिए होगा, मगर इनके दिमाग जिस तरीके से चलते हैं आपने देखा है 10 सालों में, अंग्रेजों से भी 4 हाथ आगे गए हैं ये तोड़ फोड़ में। ये कुछ भी कर सकते हैं क्या? इनकी पॉलिटिकल क्रिमिनल माइंड है इनका, और ये कुछ भी किस हद तक भी जा सकते हैं। इनके लिए दस्तूर, इनके लिए
कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन इनके लिए, जुडिशरी कुछ माने नहीं रखती है। ये इतने तकब्बुर में गए हैं अपने पावर के, और अपनी आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमान तो सिर्फ एक बहाना बना दिया है उन्होंने, एक बहाना है साहब। इन्होंने तो खेल जो खेला है उससे भी भयंकर खेल हिंदुस्तान आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खेला है, दस्तूर के साथ खेला है, हिंदुस्तान की जुडिशरी के साथ खेला है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ खेला है इन्होंने। और ये सबको समझना जरूरी है। और अब वक्त आया है, अभी 2024 आने में थोड़ा सा वक्त है, मगर मैं हर शहरी से हाथ जोड़कर ये कहूँगा, खामोशी के साथ बैठकर सोने। आप सोचें, आपका दुश्मन मुसलमान कभी था, न है, न रहेगा। आपका दुश्मन अगर कोई है तो हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांटने वाली जो भी ज़हनियत है वो हिंदुस्तान का दुश्मन है। उसको समझने की कोशिश करें। इसका मतलब आप जो भी बिल आएगा ये सभी भारतीय के लिए आएगा, केवल मुसलमान के नहीं आएगा, ऐसा आपका कहना है? होना तो यही चाहिए कि ये बिल जो है ये यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म अक्रॉस द बोर्ड। उसमें कोई मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, कोई कबायली नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई सिख नहीं, किसी का कल्चर नहीं रहेगा, एक कल्चर रहेगा। किसी को दूसरे अपने कल्चर के हिसाब से चलने नहीं दिया जाएगा। आप क्या इसको तोड़ सकते हैं कि ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते, ये कर। यूनिफॉर्मिटी कहाँ रही भाई? फिर यूनिफॉर्म भाई आपकी पहचान। हिंदुस्तान एक अजीब और गरीब मुल्क है साहब। आप पगड़ी पहनकर दाढ़ी लगाकर सिख बन जाते हैं, आप टोपी या दाढ़ी लगाकर या कुर्ता पजामा पहनकर शेरवानी पहनकर मुसलमान भी नजर आते हैं। आप धोती गच्चा पहनकर जो है आप एक हिंदू भी नजर आते हैं। सब जाते हैं, मगर जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं आपको सिख नहीं कहा जाता, आपको मुस्लिम नहीं कहा जाता, आपको बुद्धिस्ट नहीं कहा, आपको हिंदी कहा जाता है, हिंदुस्तानी कहा जाता है। ये इसकी एक अजीब और गरीब पहचान है। बावजूद उसके हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने अपने मजहब पर चल रहे हैं, अपने अपने कल्चर पर चल रहे हैं, अपनी अपनी ज़बानें बोल रहे हैं, मगर बावजूद उसके हम हिंदुस्तानी हैं। उस हिंदुस्तानियत को अगर ख़त्म करके एक कल्चर, एक लैंग्वेज, एक मजहब के तौर पर अगर लाना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान के लिए मुमकिन नहीं है, सिवाय इसके कि कई टुकड़ों में हिंदुस्तान बन जाएगा। इसी बिल को लेके कई जगह पे कई विविध चर्चाएं हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे नवीन पीढ़ी के लिए? देखिए, ये आजकल जो है इंफॉर्मेशन एज है, मीडिया हावी हो चुका है, उसको कोई इशू चाहिए और उस पर वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहस मुबाहिसे करता रहेगा। और आज के दौर में तो ये 10 सालों से हमने देखा है कि मीडिया तकरीबन 99% बिक गया है, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं। वो गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ अपने रूलिंग पार्टी का एजेंडा चलाने का काम कर रहा है। उसको अवाम से, अवाम के तकलीफ, उनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, एजुकेशनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, इससे कोई लेना देना नहीं। अब मणिपुर का ही देखिए ना, ऐसा हादसा है कि हिंदुस्तान बतौर एक सिविल सोसाइटी के दुनिया भर में उसके माथे पर कलंक लग गया। गुजरात भी हुआ था, हिंदुस्तान के माथे पर कलंक। ये तो हम नहीं कह रहे हैं, वाजपेयी साहब ने कहा था कि ये हिंदुस्तान के माथे पर एक बदनुमा दाग है, ये वाजपेयी ने कहा था। वाजपेयी ने ये भी कहा था, वाजपेयी साहब ने, कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर को राजधर्म निभाना चाहिए। अब वही चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री हैं भारत के, वो राजधर्म आज भी नहीं निभा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा 76 दिन हो गए, मणिपुर के लिए एक जबान खोली नहीं उन्होंने। और सबसे ताकतवर इंस्टीट्यूट इस डेमोक्रेसी में अगर है तो हिंदुस्तान की लोकसभा है। वो लोकसभा में जाकर इनको बात करना चाहिए, बजाय उससे बच रहे हैं। ये पब्लिकली आकर ऐल फैल बक रहे हैं। ये बात मणिपुर की हो रही है तो वो राजस्थान की निकाल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की निकाल रहे हैं। ये क्या तरीका लगा दिया है आपने? आप जाहिल तो हैं, मगर इतनी जहालत तो दिखाइए नहीं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, जो इतने बड़े मुल्क का प्रधानमंत्री, इतना जाहिल हो सकता है और ऐसी बातें कर सकता है। टू द पॉइंट बात करिए। आप आंखों में आंख डालकर बात करिए। अगर आप सच है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर सच है, हम खड़े रहेंगे आपके साथ, मगर आंखों में आंख डालकर बात करिए। आप छुप क्यों रहे हैं, छुपा क्यों रहे हैं? और बेशर्मी के साथ मणिपुर की दिफा के लिए कोई भी चीज कही जा रही है।
अरे वो दर्द, वो तकलीफ जो हो रही है, कारगिल पर शहादत दे रहे हैं हमारे नौजवान फौजी और उनकी औरतों के साथ ये बदतमीजी हो रही है, ये काफ़ी नहीं है शर्म के लिए? और किस बुनियाद पर पार्लियामेंट में आपके साथी आपको डिफेंड कर रहे हैं मणिपुर पर? हंसी नहीं आती है, रोना आता है। ये बस करिए, ये हमारा हिंदुस्तान नहीं है। ना आज़ादी इसके लिए ली थी कि इस तरह का ये दिन देखना पड़े हमको। ये हजारों लाखों कुर्बानियां दी थी आज़ादी के लिए, इसलिए नहीं कि ये दिन देखना पड़े हमको। हमारी औरतें हमारे लिए मुकद्दस है, हमारी माँ बहनें हमारे लिए मुकद्दस है। उनकी डिग्निटी की हिफाजत करना जहाँ हर शहरी का फ़र्ज़ है, और उससे भी पहले फ़र्ज़ जो सरकार जिसको हमने चुन कर दिया है उसका फ़र्ज़ बनता है। और वो फ़र्ज़ से अगर भाग रही है तो वो गुनहगार सरकार।